नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 2 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। E20 के खिलाफ याचिकाएं सौंपने प्रधानमंत्री आवास की ओर जा रहे आम आदमी पार्टी नेताओं को रोका गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को बताया आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। अभिनेत्री त्रिशा पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर हिरासत में लिए गए उदयनिधि स्टालिन। व्हाट्सएप ने भारत में कई अकाउंट्स डाले रिव्यू पर, नहीं बताया समीक्षा का कारण। FSSAI ने टावर के 100% दावे वाले उत्पादों पर लगाया प्रतिबंध। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल मंगलवार को E20 पेट्रोल के खिलाफ 2.3 लाख से अधिक याचिकाएं लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आवास की ओर मार्च के लिए निकले। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि E20 नीति से आम लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं और सरकार अमेरिका के दबाव में इसे लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके साथ 100 ऐसे लोग भी हैं जिनकी गाड़ियां E20 पेट्रोल से प्रभावित हुई और वे प्रधानमंत्री से मिलकर यह नीति वापस लेने की मांग करना चाहते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने PNSS की धारा 163 का हवाला देते हुए मार्च को प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता फिरोजशाह रोड पर धरने पर बैठ गए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों को लेकर दिए गए बयान पर सियासी विवाद तेज हो गया है। मौर्य ने कहा कि मदरसे अघोषित तौर पर आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत और अन्य देशों में होने वाले आतंकी हमलों का संबंध मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा से है। मौर्य ने यह भी कहा कि मदरसा शिक्षा लेने वाले लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं कहते तथा उनकी सोच आतंकवाद जैसी हो जाती है। उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता भारत, पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों के बिना राजनीति नहीं कर सकते। यादव ने कहा कि युवाओं के सामने परीक्षा, रोजगार और अन्य अहम मुद्दे हैं, लेकिन सरकार उनका जवाब देने से बच रही है। DMK नेता और तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को मंगलवार को चेन्नई स्थित उनके आवास से पुलिस अपने साथ ले गई। उनके खिलाफ अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर FIR दर्ज की गई है। इस मामले ने तमिलनाडु की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी छोड़ चुके अन्नामलाई ने उदयनिधि के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उनका भाषण बेहद आपत्तिजनक था। तमिलनाडु बीजेपी की उपाध्यक्ष खुशबू सुंदर ने भी टिप्पणी को घटिया और अपमानजनक बताते हुए कहा कि इससे उनकी राजनीतिक सोच सामने आती है। उन्होंने मांग की कि उदयनिधि स्टालिन बिना किसी शर्त के सार्वजनिक रूप से अभिनेत्री त्रिशा से माफी मांगे। मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे DMK सदस्यों को, जिनकी अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री O पन्नीरसेल्वम कर रहे थे, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने सत्ताधारी टीवी के सरकार की निंदा करते हुए नारे लगाए और सड़क जाम करने की कोशिश की। पुलिस ने दखल दिया और विरोध को बढ़ने से रोकने के लिए पन्नीरसेल्वम समेत कई DMK कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। DMK नेता उदयनिधि स्टालिन कावेरी जल विवाद पर आयोजित एक विरोध रैली में दिए गए बयान को लेकर एक बार फिर विवादों में हैं। वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री विजय की आलोचना के दौरान त्रिशा के नारे लगने पर उदयनिधि ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी टिप्पणी की जिसे आलोचकों ने अभिनेत्री त्रिशा पर दोहरे अर्थ वाला और अशोभनीय बताया है। टीवी के विधायक रेवंत चरण ने इसे घिनौना और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ बताया। वहीं तमिलनाडु बीजेपी ने भी बयान की निंदा करते हुए इसे अश्लील और शर्मनाक करार दिया तथा कार्रवाई की मांग की। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब तमिलनाडु सरकार कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। व्हाट्सएप ने सोमवार को भारत समेत कई देशों के कुछ यूजर्स के अकाउंट को अचानक 24 घंटे की समीक्षा के लिए चिन्हित कर दिया, जिससे प्रभावित यूजर्स ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सके। यूजर्स को नोटिफिकेशन मिला कि उनके अकाउंट की गतिविधि और डिवाइस संबंधी जानकारी की जांच की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अकाउंट सेवा शर्तों का पालन कर रहा है। यह समस्या सोमवार रात करीब 8 बजे सामने आई, जिसके बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शिकायतें दर्ज कराईं। PTI के अनुसार व्हाट्सएप ने कहा कि वह प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसे कदम उठाता है, लेकिन कभी कभी गलती से भी अकाउंट समीक्षा के लिए चिन्हित हो जाते हैं। कंपनी ने भरोसा दिलाया कि ऐसी स्थिति में समस्या को जल्द ठीक किया जाता है। हालांकि उसने प्रभावित अकाउंट्स की संख्या या समीक्षा के कारणों का खुलासा नहीं किया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने डाबर इंडिया को कई फूड प्रोडक्ट्स पर किए गए 100% दावों को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी बिक्री पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई शहद, एप्पल साइडर विनेगर, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल,
गाय का घी, नारियल पानी और नारियल के दूध जैसे उत्पादों पर लागू है। FSSAI का कहना है कि 100% नेचुरल, 100% प्योर, 100% प्योरिटी गारंटेड और 100% ऑर्गेनिक जैसे दावे भ्रामक हैं और 2018 के विज्ञापन एवं दावों संबंधी नियमों का उल्लंघन करते हैं। रेगुलेटर ने यह भी पाया कि कुछ उत्पादों पर वैध मंजूरी के बिना जैविक भारत लोगों का इस्तेमाल किया गया। डाबर को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। कंपनी ने कहा है कि वह FSSAI के नोटिस और वेबसाइट कंटेंट की समीक्षा कर रही है। कर्नाटक में लंबे इंतजार के बाद हुए मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद कांग्रेस सरकार में असंतोष खुलकर सामने आ गया है। 19 नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज कई विधायक नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। इंडी के विधायक यशवंत राय गौड़ा पाटिल और सागर के विधायक बेलूर गोपाल कृष्ण ने विधानसभा से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। कई अन्य विधायकों और उनके समर्थकों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री DK शिवकुमार नाराज नेताओं को मनाने में जुटे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने सुझाव दिया है कि जिन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया उन्हें कैबिनेट रैंक वाले बोर्ड और निगमों की जिम्मेदारी देकर संतुष्ट किया जाए। DK शिवकुमार ने कहा कि हर विधायक को समय आने पर मौका मिलेगा और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस के सामने अब सरकार और संगठन में एकजुटता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के 6 अगस्त को मुंबई में होने वाले जैन संवाद कार्यक्रम के समय पर सवाल उठाए हैं। एक्स पर एक पोस्ट करते हुए आदित्य ठाकरे ने पूछा कि जो लोग आज युवाओं से संवाद की बात कर रहे हैं वे छात्र आंदोलनों के दौरान कहां थे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी युवाओं को पुलिस कार्रवाई, हिरासत, गिरफ्तारी और महिलाओं के साथ कथित बदसलूकी का सामना करना पड़ा, लेकिन तब किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। बता दें कि यह कार्यक्रम IIMUN की 15वीं वर्षगांठ के मौके पर मुंबई के NMACC में होगा, जिसमें 100 से अधिक शहरों के 15 से 19 साल के वर्ग के करीब 2000 छात्र शामिल होंगे। IIMUN के संस्थापक ऋषभ शाह ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतंत्र, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण पर युवाओं से संवाद बढ़ाना है। सम्मेलन की थीम है दुनिया को जोड़ने में युवाओं की भूमिका, भारतीय तरीका। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति एक बार फिर कानूनी चुनौती का सामना कर रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले 25 अमेरिकी राज्यों ने भारत, यूरोपीय संघ समेत 60 व्यापारिक साझेदारों पर लगाए गए नए टैरिफ के खिलाफ US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में मुकदमा दायर किया है। राज्यों का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन अदालतों के पहले के फैसलों के बावजूद अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर टैरिफ लागू कर रहा है। गौरतलब है कि ये 10% से 12.5% तक के टैरिफ ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत लगाए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि इनका उद्देश्य जबरन मजदूरी से बने सामान के निर्यात पर रोक लगाने के लिए देशों पर दबाव बनाना है। वहीं याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि धारा 301 का इस्तेमाल इतने व्यापक वैश्विक टैरिफ के लिए नहीं किया जा सकता। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। अदालत ने कहा कि उसके पिछले आदेश में इस्तेमाल किए गए आपराधिक पृष्ठभूमि शब्द का मतलब केवल हत्या, बलात्कार और अन्य जघन्य अपराधों के आरोपी लोगों से है। ऐसे मामलों को छोड़कर राज्य सरकारें कानून के अनुसार छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने या बंद करने के लिए स्वतंत्र हैं। केंद्र सरकार ने भी अदालत की इस व्याख्या से सहमति जताई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि जांच में कुछ गंभीर मामलों के आरोपी भी प्रदर्शन में शामिल पाए गए। हालांकि अदालत ने इस पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की। फैसले का स्वागत करते हुए CJP ने इसे युवाओं की बड़ी जीत बताया और सरकार से 25 जुलाई को छात्रों से किए गए वादे को तुरंत लागू करने की मांग की। अब मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने देश भर के युवाओं से जुड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी लिसनिंग टूर शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी ने बताया कि इसकी रणनीति तय करने के लिए 6 और 7 अगस्त को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में 2 दिवसीय बैठक होगी। इसमें संस्थापक अभिजीत दीपके, मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और संगठन के प्रमुख नेता शामिल होंगे। CJP का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य आंदोलन के बाद युवाओं में पैदा हुए उत्साह और उम्मीद को आगे बढ़ाना है। सौरभ दास ने दावा किया कि युवाओं की एकजुटता ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का रास्ता बनाया। पार्टी ने कहा कि जल्द ही लिसनिंग टूर का पूरा कार्यक्रम और प्रारूप जारी किया जाएगा ताकि युवाओं की राय के आधार पर
आगे की संगठनात्मक और राजनीतिक रणनीति तय की जा सके। संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन निशिकांत दुबे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक रील कुछ समय के लिए हटाए जाने पर मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मेटा की सेफ हार्बर सुरक्षा वापस लेने की सिफारिश की जा सकती है। यह मामला समिति की उस बैठक में उठा जिसमें मेटा, गूगल, यूट्यूब, एक्स, स्नैपचैट और गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। सांसदों के अनुसार मेटा ने इसे एल्गोरिदम की गलती बताते हुए माफी मांगी और भविष्य में ऐसी घटना न होने का भरोसा दिया। वहीं विपक्षी सांसदों ने सेफ हार्बर हटाने का विरोध किया। उनका कहना था कि सरकार की आलोचना को देश विरोधी कंटेंट नहीं माना जाना चाहिए। समिति ने पूरे मामले की ऑडिट ट्रेल और सुरक्षा उपायों का ब्यौरा भी मांगा है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शाम 6 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.